तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब एनडी टेस्ट की तैयारी कर रहे मसरूफ़ होंगे और आपके एफएससी के पेपर हो रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके साथ शेयर करूँ कि पाकिस्तान में एजुकेशन फ्री कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम गेन कर सकते हैं जिनका हमें नहीं पता होता क्योंकि हमने इनके बारे में रिसर्च नहीं की होती और ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथ से निकल जाती हैं। तो आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप कैसे स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले सकते हैं और आप कैसे मेन जो इसका टाइटल है कि आप जीआईके में स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं, वो स्कॉलरशिप जो तकरीबन आपको 8.5 लाख रुपए पर ईयर की बचा सकती है और आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी उसके लिए। तो उसको कैसे अवेल करना है उसके लिए मैं ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 3 और स्टूडेंट के साथ कंसल्ट किया है जिनकी स्कॉलरशिप्स ही थी। तो एक की स्कॉलरशिप मैनेजमेंट में थी, ठीक है, एक की स्कॉलरशिप भी जेके में मेरिट स्कॉलरशिप भी थी, वो मेरी बैचमेट है, ठीक है, और एक मैं तीसरा। तो हम दो लड़कों ने जेके की स्कॉलरशिप जेके टेस्ट के थ्रू ली थी और एक लड़की ने जेके की स्कॉलरशिप सेट 2 के टेस्ट से ली थी। तो उन्होंने ए ओ लेवल किया था। तो मैं उनके भी स्टैट्स आपके साथ शेयर करूंगा, उनकी भी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने मैनेजमेंट पे जाना है तो उनकी भी जो उन्होंने मुझे टिप्स बताई हैं वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा जो मेन हमारा मकसद रहेगा वो इंजीनियरिंग के रिलेटेड रहेगा कि आपने इंजीनियरिंग में कैसे दाखिला लेना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपका अगर आप अप्लाई करेंगे जेईके में तो आपका इंशाल्लाह जेईके में ज़रूर हो जाएगा। और जहाँ तक बात रहेगी स्कॉलरशिप की, और तो अगर आप मेरी टिप्स पे अमल करेंगे, जैसे जैसे मैं बोलूँगा आप उस चीज़ पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एफएससी की एंटी टेस्ट के लिए एनईटी के नाम से एक बुक आती है, वो मैंने खुद स्टडी की थी, पूरी स्टडी नहीं की थी, जितनी उसकी मुझे समझ थी उसको मैंने अपने लिहाज से तब स्टडी करके और एफएससी और फर्स्ट ईयर का जितना कोर्स था वो मैंने रिवाइज किया था। सेकंड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था, जितना भी था वो मैंने रिवाइज करके एनईटी 1 देने चला गया था। ये मैं आपको अपनी बैक स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर सकें जो मैंने जेईके में टेस्ट दिया है आगे जाके उसके साथ, ठीक है, क्योंकि मेरी स्टडी स्टार्ट हो गई थी वहीं से और मैं उसका लिंक करूंगा अपने जेईके के करियर के साथ। क्योंकि मैंने सिर्फ जेईके का टेस्ट नहीं दिया, मैंने और भी बहुत से टेस्ट दिए हैं जिनका इसमें मेन किरदार है मेरी स्कॉलरशिप हासिल करने में। तो एनईटी 1 में जब मैंने टेस्ट दिया तो उसमें मेरे आए 121 नंबर। तो वो कुछ खास नंबर नहीं थे और मेरा उन नंबरों की बेस पे कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब इसके एनईटी 2 आ रहा है तो उसकी अच्छी तैयारी की जाए। तो मैंने एनईटी 2 के लिए किप्स अकेडमी में दाखिला लिया जिसकी फीस मैंने 24,000 तब दी थी। क्योंकि किप्स की फीस जमा कराई तो वो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट टाइम था। तो 7 बजे से लेके 1:30 बजे तक कॉलेज का टाइम था और फिर 3 बजे से लेके 9 बजे तक एकेडमी का टाइम था। तो इसमें जो 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक का टाइम था, ना मैं उसमें घर जा सकता था ना मैं उसमें एकेडमी जा सकता था। तो उसमें मैं क्या करता, तो मैं एक यानी ये समझ ले कि मैं उधर ही बैठ के वेट करता होता था 1.5 घंटा पार्क में बैठ के ताकि एकेडमी का टाइम शुरू हो और मैं फिर फौरी तौर पे एकेडमी में जाके एंटी टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करूं। तो इसमें मैं ये करता था कि मैं उधर अब खाना भी नहीं है उधर क्योंकि एकेडमी में वो खाने नहीं देते, ठीक है। उसके अलावा कॉलेज का भी मैनेज करना होता था कि कॉलेज के सर भी टेस्ट ले रहे थे तो उनको भी सेटिस्फाई रखना होता था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो उसमें मैं करता ये था कि मैं 7 बजे से लेके 1:30 बजे तक कॉलेज होता था, फिर मैं लंच लेके जाता होता था और फिर लंच में बैठ के ग्राउंड में करता था। और उसके अलावा जो अगले दिन का कॉलेज का काम है वो भी मैं ग्राउंड में बैठ के मैंने किया है। तो बहुत सारा काम मैंने उस दौरान 1 माह के दौरान कॉलेज ग्राउंड में बैठ के किया है। तो ग्राउंड में काफ़ी ऑड है, आप ज़रा पढ़ के देखिए, एक दफ़ा बुक लेके जाएं और ग्राउंड में पढ़ के देखें तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। बहरहाल वो टाइम गुजारा। अब 3 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो टाइम था वो टाइम मेन था। उसमें मैंने क्या किया कि पहले वो टेस्ट देते थे एंड टेस्ट, वो तकरीबन 2 घंटे का टेस्ट होता था। उसको परफॉर्म करने के बाद उस पर डिस्कशन होती थी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। जैसे कि 2 घंटे का टेस्ट हुआ फिजिक्स का, 2 घंटे का एंटी टेस्ट हुआ, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारे सब्जेक्ट शामिल थे। उसके बाद उस पर डिस्कशन होती थी 1-1 घंटा सब सब्जेक्ट्स पे, यानी फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, मैथ पे और कंप्यूटर पे। तो इस तरह सब सब्जेक्ट्स पे डिस्कशन होती थी। तो मेरा ये था कि मैं जब वो टेस्ट आता था तो वो टेस्ट मैं वो स्कूल से अलहदा सब दोस्तों से बैठ के देता था। क्योंकि टेस्ट जब मैंने दे दिया उसके बाद कोई टाइम बचा तो उसको दोस्तों में वेस्ट कर दिया या बातें शातें कर ली। अनलेस मैंने टेस्ट नहीं दिया तो मैं उनसे साथ एंगेजमेंट नहीं रखता था। जैसे मैंने टेस्ट किया, और टेस्ट भी मैं रियल टाइम प्रैक्टिस के साथ करता था कि जैसे यही मेरा लास्ट टेस्ट है और यही मेरी यूनिवर्सिटी में जाके होना है, मैं उसी अपने सेंस में लेके उस टेस्ट को चलता था। तो इस तरह फिर जब टेस्ट हो जाता था कुछ टाइम बचता था तो वो बातें में
कर लेते थे। मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सारे उधर फ्रेंड्स मिलेंगे जो कि नॉन सीरियस उनका एटीट्यूड होगा, वो बातों में लगाएंगे, वो आपको खेलने में लगाएंगे, वो आपको यानी वो जो मेन टाइम है ना आपका टेस्ट करने का वो बर्बाद कर देंगे। और फिर जब डिस्कशन होगी उसको बड़ी तवज्जो से सुनेंगे। हालांकि अगर आपने टेस्ट नहीं ना उस टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप वीक कहाँ हैं और आपको इम्प्रूवमेंट कहाँ है। तो इस केस के लिए इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको वो टाइम एक्चुअली जो उन्होंने रिक्वायर किया हुआ है 2 घंटे का, तो आपको उधर देना पड़ेगा। फिर जब डिस्कशन स्टार्ट होती थी तो सर नोट्स बनाते थे, तो मैंने सारे नोट्स बनाए, कोशिश करता था कि सारे नोट्स लिखूं। और एटलीस्ट कभी कभी दिल नहीं भी करता था तो लेकिन मैं एटलीस्ट वो चीज़ लिख लेता था जो मेरे पास बुक में नहीं अवेलेबल या मुझे कहीं और से नहीं मिलनी, जो डायरेक्ट सर से मिल रही है। तो NET 2 की तैयारी मैंने वहाँ से की और NET 2 की तैयारी में भी मैंने कोई छुट्टी नहीं की। वो संडे को भी बुलाते थे और मैं संडे को भी जाता था। तो इसी तरह मैंने NET 2 की तैयारी की तो उसमें मेरे नंबर आए थे 135। तो स्टिल इम्प्रूवमेंट थी लेकिन वो उस लेवल के नंबर नहीं आए थे कि मेरा एडमिशन नस्ट में हो जाए। तो इस दौरान फिर मैंने FSC की तैयारी स्टार्ट कर दी, एंटी टेस्ट की तैयारी कम कर दी। और इसमें एक और लेसन है आपके लिए कि अगर आपके FSC फर्स्ट ईयर में नंबर ठीक है और आपको सेकंड ईयर में आपको उम्मीद है कि यार आप सेकंड ईयर क्लियर कर लोगे, तो फिर आप सेकंड ईयर की तैयारी आप छोड़ दो। आप बिल्कुल ना छोड़ो, थोड़ी थोड़ी तैयारी रखो, यानी 70% तैयारी हो जाए तो FSC की तैयारी छोड़ दो और आप एंटी टेस्ट को फुल फोकस कर लो। क्योंकि आपके नंबर आप डिपेंड नहीं करते, आपके 1000 नंबर भी हो FSC में लेकिन आपका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में ना हो तो उन 1000 नंबरों का कोई फायदा ही नहीं है। तो आपने पहले कोशिश करनी है कि आपके फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स आ जाए तो फिर आपको सेकंड ईयर में रिलैक्स मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर की बेस पे ही सबके दाखिले होते हैं। तो NET 2 हुआ, उसके बाद मैंने FSC को दोबारा फोकस में ले लिया। इस दौरान मैंने एक और टेस्ट दिया था नेट का NTS, जिसमें मेरे 88 मार्क्स है। उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है तो वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 टेस्ट थे जो मैंने अपने FSC के दौरान दिए। इसके साथ साथ मैंने एक स्टेप का टेस्ट दिया था। स्टेप का टेस्ट वो ये होता है कि वो पहले पंजाब कॉलेज वाले सब स्टूडेंट्स का टेस्ट लेते हैं और फिर जो उनमें टॉप करता है उनको फ्री एजुकेशन देते हैं। तो ये भी लॉन्ग स्टोरी थी। तो मेरा इसमें एडमिशन नहीं हुआ, यानी उन बच्चों में नहीं मेरा नाम आया जिनको वो फ्री एजुकेशन दे रहे थे, ठीक है। और इसी तरह जब मैं NET 2 की तैयारी कर रहा था किप्स के साथ, उनका भी स्कॉलरशिप वाला टेस्ट हुआ था उसमें, क्योंकि किप्स में थोड़ा सा आगे पास कंपटीशन ज़्यादा होता है तो उसमें भी मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। तो इस तरह फिर मुझे एक और स्टूडेंट्स के साथ पता लगा कि स्टूडेंट इन एक अकेडमी है, वो भी टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं एंटी टेस्ट का, और फिर जो उसमें टॉप करेगा उसको फ्री एडमिशन दे रहे हैं। तो जब मैंने स्टूडेंट इनका टेस्ट दिया तो मेरा नंबर आ गया 8वें या 9वें नंबर पर। उन्होंने मुझे बुला लिया कि आपको हम फ्री एंटी टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं, आप हमारे पास आ जाएं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैं देना चाहता हूँ उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्रेफर करते हैं पेड इदारों को, जो कि बड़ी बड़ी महंगी फीसें दे के और समझेंगे कि आप उनमें जाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ऐसा कोई नहीं है। जो मेरे साथ स्टूडेंट्स थे, स्टेप में थे, किप्स में थे, वो उनकी मैंने एवरेज देखी है तो वो भी कुछ ज़्यादा गेन नहीं कर सके। एक्चुअली ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके माइंड में, आप किस माइंड सेंस के साथ कॉलेज जा रहे हैं, आप किस माइंड सेंस के साथ आप एंटी टेस्ट की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को इनकरेज करूँगा कि जो नई अकेडमीज बन रही हैं, जो इनकरेजिंग इदारे हैं, आप उनमें एडमिशन लीजिएगा। वो आपको फ्री भी देंगे और इसके अलावा वो आप पे मेहनत भी ज़्यादा करेंगे क्योंकि उन्होंने अपना नाम कमाना होता है। इसी तरह अगर आप स्टेप में चले जाएंगे या आप किप्स में चले जाएंगे, मेरा उनसे कोई पर्सनल लेना देना नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करवाई थी NET 2 की, लेकिन वो क्या है, वो बहुत बड़े इदारे बन चुके हैं। उनको वो पर्सनल लेवल पे आके या उनको हर बच्चे को उतनी तवज्जो नहीं देते। वो उनका एक सिस्टम बना हुआ है, अगर आप सिस्टम में एडजस्ट हो जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा आपके लिए, लेकिन अगर आप नहीं होते तो कोई फायदा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं आपके साथ। इसी तरह जब आप किसी छोटी अकेडमी में, किसी इमर्जिंग अकेडमी में जाएंगे तो बेसिकली उन्हीं सरों ने बनाई होती हैं, जो उन सरों में जो बड़ी अकेडमीज में बहुत अच्छे सर रहे होते हैं, और वो फिर एक अलग टीम बना के अपनी अकेडमी स्टार्ट कर लेते हैं। और वो मेहनत भी आप पे ज़्यादा करते हैं, वो रिसर्च भी ज़्यादा करते हैं, वो आपको MCQs भी ज़्यादा करवाते हैं, वो आपसे मेहनत भी ज़्यादा की डिमांड करते हैं क्योंकि उन्होंने अपना नाम बनाना होता है। तो ये मैंने सीखा था एंटी टेस्ट की तैयारी में, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा था। तो मेरा अब यहाँ से मेरी खर्चे बचने स्टार्ट हो गए। तो पहले मेरा 30 हज़ार रुपये बच गया एंट्री तैयारी के लिए, क्योंकि मुझे फ्री स्टूडेंट इन वालों ने दाखिला दे दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने और कई FSC के दौरान ही अप्लाई किया, सिंपली पेपर दिए हैं FSC के। उसके बाद जी नेक्स्ट डे ही हमें स्टूडेंट इन वालों ने बुला लिया था। स्टूडेंट इन जो FSC के लास्ट पेपर था उसके एक दिन बाद मेरी वो बस वही वाह छुट्टी थी। मुझे लगा कि वो एक हफ्ते बाद मुझे
यानी एक हफ्ता रिलैक्स होगा, फिर जाके एंट्री टेस्ट की तैयारी स्टार्ट होगी। मेरे जहन में ये था, लेकिन एक्चुअली में ये कुछ भी नहीं था। पेपर के नेक्स्ट डे ही उन्होंने बुला लिया था। तो मेरी वो एक छुट्टी थी, उसके बाद मुझे दोस्त ने फ़ोन करके कहा कि अकेडमी स्टार्ट हो गई है, तो मैंने नेक्स्ट डे ही ज्वाइन कर ली थी। यानी मेरी एक छुट्टी पूरे एंट्री टेस्ट में दौरान वही है, उसके अलावा मैंने कोई नहीं की। अच्छा, जब एंट्री टेस्ट की तैयारी होती थी, हम रमज़ान का महीना था, तो सहरी के बाद बुला लेते थे, 5 बजे से लेके 12 बजे तक हम उधर रहते थे। तो उनका सेटअप ये था कि वो पहले 2 घंटे मैथ का भी लेक्चर होना, फिर 2 घंटे फिजिक्स का लेक्चर होना, फिर 1 घंटे केमिस्ट्री का, और फिर इसी तरह 1 घंटे इंग्लिश का। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि जो सर बोर्ड पे लिखवा रहे हैं, जो एमसीक्यूज बता रहे हैं, उनको मैं नोट करूं, और फिर जो आज पढ़ाया है उसके जो एमसीक्यूज मुझे कहीं से मिलते थे, स्टूडेंट इनकी अपनी बुक्स होती हैं, तो मैं उन बुक्स वो बुक्स भी उन्होंने मुझे फ्री दी थी। तो मैं अगर मैथ के सर ने 2 चैप्टर या 4 चैप्टर करवाए हैं, तो मैं उनको चैप्टर करने का क्या तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बुक सारी देखनी है कि यार बुक्स में कौन कौन से क्वेश्चन है, बुक में कैसे की क्वेश्चन है, बुक पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद आपने जो सर ने नोट्स बनवाए हैं उनको आपने नोट करना है, और टेस्ट की तैयारी करने से पहले आपने वो नोट्स देख लिए हैं। उसके बाद जो आपके पास एमसीक्यूज अवेलेबल हैं किसी डिफरेंट सोर्सेज से, किसी बुक से, कोई अगर अकेडमी वालों ने आपको दिए हैं, तो आपने वो बैठ के हल करनी है। तो मैं 12 बजे आके सो जाता था, फिर मैं अफ्तारी टाइम उठता, अफ्तारी टाइम से मैं फिर मैं ईशा टाइम तक मैं एमसीक्यूज करता होता था, और फिर हम चले जाते थे खेलने, ठीक है। और 1 बजे 3 बजे तक वापस आके वो जो टाइम बचता था उनमें भी मैं फिर एंट्री टेस्ट की तैयारी करता था। तो ये मेरी रूटीन थी एंट्री टेस्ट के दौरान। और जो जीआईके का टेस्ट होता है वो सबसे पहले आ जाता है। जीआईके का टेस्ट के बारे में भी मुझे नहीं पता था, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि जीआईके का टेस्ट भी है कोई। तो मैंने कहा कितनी फीस है उसकी, कहता है 5,000 रुपये। मैंने कहा यार ठीक है, अरेंज करते हैं कहीं से। तो 2 दिन रहते थे फीस सबमिट करवाने में। तो उन दिनों में मैं बाकी जगह भी बहुत अप्लाई कर रहा था, तो मेरे खर्चे एंट्री टेस्ट में बहुत हो रहे थे। तो इस सेंस में मैंने फीस ली घर से, ठीक है। तो और उनकी लास्ट डे पे मैंने उसकी फीस सबमिट करवा दी, 5,000 थी। मैंने एक्चुअली में उसका इंजीनियरिंग टेस्ट भी दिया हुआ है, मैंने उसका मैनेजमेंट टेस्ट भी दिया हुआ है। तो फीस जमा करा दी। मेरा लाहौर पीसी होटल में हम टेस्ट देने गए थे। टेस्ट में आप अच्छा टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्योंकि जीआईके के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग में आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है। तो मेरा टेस्ट करने का तरीकाकार ये होता है कि मैं पहले ना सबसे पहले एक दफ़ा रीड आउट करते हैं पेपर को। जब आप रीड आउट करेंगे, जो तो आसान एमसीक्यूज होंगे वो आप लगा लेंगे, ठीक है। और जो थोड़े से मुश्किल होंगे, जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगी कि यार ए है या बी है या सी है, आपने पढ़े होंगे लेकिन आपको क्लिक नहीं कर रहा होगा कि यार इसका कौन सा है, उस पर आपने निशान लगा लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार बना लिया। और कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आपकी समझ से ही बाहर होंगे, आप पहली दफ़ा उसको पेपर में ही देख रहे होंगे, तो उनको आपने सर्कल कर लिया। तो जब आपने एक दफ़ा पेपर पढ़ लिया, आपके इजी एमसीक्यू जितना पेपर आता था आपने वो कर लिया। उसके बाद आपने वो स्टार वाले करने हैं जिनका आपको कन्फ्यूजन है कि ए नहीं तो बी है नहीं तो सी है, आपने उनको अटेम्प्ट करना है। और जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते, और कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि आप पहली दफ़ा ही देख रहे होते हो, तो उनको आपने अटेम्प्ट नहीं करना। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका पेपर मैक्सिमम अटेम्प्ट हो, लेकिन आपने गलत अटेम्प्ट नहीं करना। मैंने 60 में से मैंने 52 अटेम्प्ट किए थे, और 8 एमसीक्यूज मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि वो मुझे आते ही नहीं थे। लेकिन फिर भी मेरी स्कॉलरशिप आ गई। तो आपको ये नेगेटिव मार्किंग समझ के जानी पड़ेगी कि पेपर कब अटेम्प्ट करना है, मैंने बता दी है, ठीक है। इसके अलावा जीएके के टेस्ट में एक चीज़ मिस हो गई कि जब आपने जीएके के टेस्ट की तैयारी करनी है, आपने पास पेपर से ज़रूर कंसल्ट करना है। हमारी जो एंट्री टेस्ट की अकेडमी थी स्टूडेंट इन, वो 12 बजे तक हमें तैयारी करवाते थे, और जब जीएके के टेस्ट में एक हफ्ता रह गया था, तो उन्होंने हमारा एक्स्ट्रा सेशन लेना शुरू कर दिया। जिन्होंने जीएके के लिए अप्लाई किया था उनके एंट्री टेस्ट अलहदा से लेते थे, यानी 12 से 12 के 2 घंटे बाद हमारा एक टेस्ट होता था, ठीक है। जीएके का वो प्रीवियस पेपर निकाल के हमें देते थे, फिर उस पे ऊपर 1-2 घंटे डिस्कशन होती थी। हम ज़्यादा बंदे नहीं होते थे, सिर्फ 3 स्टूडेंट होते थे। हम वही पेपर अटैम्प्ट करते थे उधर, और फिर उसी पे सर आके बैठ के हमारे इर्द गिर्द बैठ के और हमसे डिस्कशन करते थे। तो अगर आपने जीएके में अप्लाई करना है, आपने उसके पास पेपर करने हैं, इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है अच्छे नंबर लेने का उसमें। ये तो थी मेरी कहानी। उसमें जब जीएके का रिजल्ट आया तो मेरी पोजीशन आई 11 नंबर पे। तो 11 पे आपको स्कॉलरशिप नहीं देते थे उस टाइम पे, आप देंगे वो 11 पे भी, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ टॉप 7 को मिलती थी स्कॉलरशिप। तो जीएके में ये होता है कि हर बंदा जीएके में नहीं एडमिशन नहीं लेता, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑफ सिटी है और उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है।
तो मैंने भी यही सोचा था, और मैंने एनईटी जब 3 के लिए अप्लाई किया तो मेरे वहाँ पे 154 नंबर आ गए, तो मैंने नेस्ट की फीस जमा करा दी थी। लेकिन नेक्स्ट डे ही मुझे कॉल आ गई JK से कि आपकी स्कॉलरशिप पे आप अवेल करना चाहते हैं कि नहीं। तो उन्होंने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया था फीस जमा करवाने का। उनकी फ़ीस कितनी है? उनकी 7.5 लाख रुपया फ़ीस है, जो कि रिड्यूस हो गए मेरिट स्कॉलरशिप पे आके, जो सिर्फ 85,000 रह गई थी। 85,000 भी कौन सी थी, उसमें 60,000 आपके चार्जेस थे, एडमिशन चार्जेस थे, और 25,000 आपका सिक्योरिटी फीस थी, जो कि आपको एंड पे मिल जाएगी 4 साल पूरे करने के बाद। तो जैसे ही JK से कॉल आई तो वो तो थोड़ा टाइम डिफिकल्ट था, क्योंकि नस्ट भी टॉप की यूनिवर्सिटी थी और JK भी टॉप की यूनिवर्सिटी थी। तो वो जो 1 हफ्ते का टाइम था वो मैंने कैसे गुजारा, तो वो मुझे ही पता है। ठीक है, उसके तो मैंने एंड पे फैसला ये किया कि मैं JK में एडमिशन ले लूँ, ठीक है, और नस्ट से फीस वापस ले लूँ। तो ये मेरी JK की स्टोरी थी। और इसमें मेरा नंबर 11 आया था। तो 11 पे स्कॉलरशिप नहीं देते थे उस टाइम पे, सिर्फ टॉप 5 को स्कॉलरशिप देते थे। तो मैं ये बता रहा था आपको कि JK में जब भी कोई अप्लाई करता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो JK में दाखिला भी ले। तो मेरे सेंस में अब यहाँ पे आपका किस्मत, आपकी लक, आपकी दुआएं आपके साथ हों तो ये तभी होता है। तो मेरे केस में जो मेरे से ऊपर वाले थे, जिसका मेरिट नंबर 7, 8, 9 था, उन्होंने ड्रॉप कर दिया, उन्होंने JK जाने का फैसला नहीं किया। तो फिर मेरा नंबर आगे और फिर मुझे इस तरह स्कॉलरशिप मिल गई। ठीक है, तो ये तो हो गया था मुझे कैसे स्कॉलरशिप मिली। अब जो मैंने शुरू में बताया था आपको कि मैंने 2 और स्टूडेंट से कंसल्ट किया, तो जो मैनेजमेंट का स्टूडेंट है उसने मैनेजमेंट में टॉप किया था, उसका मेरिट नंबर 1 था। मैनेजमेंट का टेस्ट मैंने भी दिया था, मेरा उसमें मेरिट था 93। तो मैंने कहा कि यार मैं खुद इनको एडवाइस क्या करूं, क्योंकि मेरा मैनेजमेंट में खुद 93 है। तो मैंने सोचा यार आपके लिए बेहतरीन एडवाइस वही बंदा देगा जिसने उस टेस्ट में टॉप किया। तो इस वीडियो को बनाने से पहले जैसे कि मैंने उससे कंसल्ट किया था कि उसने कौन सी टिप्स की थी कि उसका मैनेजमेंट में टॉप था। तो उसने बेसिकली मुझे यही बताया था कि वो उसने कहीं से JK की वेबसाइट से पास पेपर मैनेजमेंट के अरेंज करवाए, और दूसरा उसने SAT 2 के टेस्ट की तैयारी की। उसने SAT 2 के पेपर नहीं दिया, उसने पेपर JK का ही दिया, लेकिन उसने तैयारी SAT 2 की अच्छी की हुई थी। इस वजह से उसका JK का मैनेजमेंट का टेस्ट भी अच्छा हो गया। तो अगर आप मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने SAT 2 की तैयारी करनी है, जो कि आपको अगर आप नस्ट में भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये है कि आपने अगर नस्ट बिजनेस स्कूल में अप्लाई करना है तो आपने SAT 2 की तैयारी करनी है। क्योंकि जब मैंने खुद, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा मैनेजमेंट का टेस्ट देने में, उसमें आपकी इंग्लिश थोड़ी सी टफ होती है, तो उसको आपने उस पर ग्रिप रखनी है। इसी तरह अगर आप SAT के लिए आप JK का टेस्ट नहीं देते और आप कहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, तो उसका एक सेकंड वे ये है कि आप SAT 2 के साथ अप्लाई करें। SAT 2 आप टेस्ट दें, ठीक है। उसमें जो मैंने कहा था कि मेरी बैचमेट है, उसने SAT 2 के थ्रू स्कॉलरशिप हासिल की थी, तो उसके आपको इधर स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, उसके कितने एज हैं, उसका SAT में कितना टेस्ट है, कितना स्कोर है, और उसके A लेवल और O लेवल में कितने एज है। तो ये उसकी प्रोफाइल है। सिमिलरली उसने भी जो मेरे साथ कन्वर्सेशन की है, उसने SAT 2 की अच्छी तैयारी कर ली थी, उसका SAT 2 में उसने टॉप कर लिया, तो उसके थ्रू उसको स्कॉलरशिप मिल गई। तो बेसिकली आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपने स्कॉलरशिप कैसे हासिल करनी है और एंट्री टेस्ट कैसे देना है। तो एक लास्ट टिप जो मैं देना चाहता हूँ सब स्टूडेंट्स को, वो ये है कि इस वीडियो के थ्रू आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, या आपने किसी और यूनिवर्सिटी में भी जाना है, या अगर आप JK में भी जाना चाहते हैं। JK का एक लड़के का मुझे मैसेज आया जिसने कहा कि भाई मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी JK है। तो आप उसकी कन्वर्सेशन देख सकते हैं। मैंने उसको पूरा 1 घंटा लगा मेरा उसको समझाने में कि उसने कैसे अप्लाई करना है JK में। तो इसी तरह अगर आपके जहन में भी कोई कन्फ्यूजन है कोई नस्ट से रिलेटेड, क्योंकि मेरा एडमिशन नस्ट, लम्स, प्यास सब जगह मैंने अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह हुआ भी है। और अगर किसी कोई अप्लाई करना चाह रहा है या किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। और इसका सीन ये होगा कि अगर मैं उसको उस फील्ड के रिलेटेड नहीं बता सकूंगा तो मेरे कोई दोस्त हैं जो इसी तरह अपने जूनियर्स की हेल्प करना चाहते हैं, तो वो उनको गाइड कर देंगे। और इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि JK में सिर्फ मेरिट स्कॉलरशिप के अलावा भी बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप अवेलेबल है, ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं उसकी भी गाइडेंस वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको और कोई कैरियर काउंसलिंग में इशू है, कोई इंजीनियरिंग के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, कोई फील्ड के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और इन द एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।